कुशीनारा इस सब के बीच में पड़ता है। इस संदर्भ में एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस गांव का नाम नगवा मैदो है। और जिस तरीके से आपने अपनी धम्म देशना में हम सभी को अवगत कराया कि तथागत बुद्ध की जो देशनाएं हैं, उनके जो चित्त हैं इस वायुमंडल में विद्यमान है और कहीं न कहीं हमको प्रेरणा देते रहते हैं। ये गांव भी उसी तरीके से तथागत बुद्ध का ही गांव है, क्योंकि इतिहास में मिलता है कि नागवंशी लोग बौद्ध हुआ करते थे। हमारे गांव में एक सभ्यता है बंते जी, जिस तरीके से कुशीनगर सारनाथ श्रावस्ती में खुदाई हुई है और वहाँ बौद्ध सभ्यता निकली है, उसी तरीके से हमारे गांव में जस्ट यही बगल में लगभग 52-53 बीघे में वो सभ्यता आज भी विद्यमान है। हालांकि उस पर सब लोग अब खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बचपन में वो दिखती थी, जो है वहाँ दीवारें तमाम सारी चीज़ें दिखती थी। और बहुत सारे अवशेष जो है हम लोगों ने कलेक्ट करके रखे हुए थे, जो सारनाथ और श्रावस्ती में मिलते हैं। और वो जो ध्वंसावशेष है उसके दक्षिण तरफ ये नगवा मैदो गांव है, उसके पश्चिम तरफ नगवा बेनी है, उस गांव के भी लोग यहाँ आए हुए थे। और उसके उत्तर तरफ नगवा बहाउद्दीनपुर गांव है, और उसके पूरब तरफ नदी का एक अवशेष है जो तालाब के रूप में इस समय है। तो ये एरिया, ये गांव ऑलरेडी पहले से बौद्धों के यहाँ वंशज बसते हैं। ये बात अलग है कि आपको चल करके यहाँ आकर के लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप बौद्ध हैं। अगर हम सभी इस एरिया के सभी लोग इस बात को जान लें कि हमारा इतिहास तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। हम 4-5 लोग हैं इस गांव में जो ये प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग समझें, सब लोग जानें, और काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ है। आपकी देशना का मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे से अनुश्रवण किए हैं और आने वाले समय में इसका बहुत असर दिखेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ। एक बार पुनः आपके प्रति पूरे हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हुए, आप दोनों लोगों को पंचांग प्रणाम करते हुए, मैं अपने सभी लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं आप लोगों को सूचना दे दूं कि अभी इस पूरे कार्यक्रम के बाद भोजन दान की व्यवस्था, संक्षिप्त भोजन दान है, सब लोग भोजन लेकर के जाएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, हालांकि बंते जी देशना में अपने इंगित करके गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि धम्म के संस्कारों में एक दान पारमिता का भी अपना बड़ा महत्व है। दान पारमिता के बगैर धम्म के संस्कार या धम्म के कोई भी कार्य संपादित नहीं माने जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ बैठे जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, आपके पास स्वेच्छा से जो भी 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये हो, आप लोग भंते जी को दान करके धम्म चक्र है उसको चलायमान करने में अपना योगदान दें। जो भी इच्छा से, स्वेच्छा से हो, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन दान पारमिता का बड़ा महत्व होता है। अब बारी बारी से आप सब लोग धीरे धीरे से उठेंगे, और अगर आप लोग चाहें तो चूँकि भंते जी का यहाँ आना हमारे गांव में बहुत सौभाग्य की बात है, अगर आप लोग चाहें स्मृतियाँ अपने पास रखने के लिए, तो आप लोग भंते जी को थोड़ा सा फूल दे करके फ़ोटो खिंचा सकते हैं। वो फ़ोटो आपके लिए भविष्य में काम आएगा। ग्रुपिंग करा सकते हैं। अभी भंते जी रहेंगे थोड़ी देर, तो इनका सानिध्य भी मिलेगा आप लोगों को। हो गया, सभी लोग क्लोज हो गए। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं समता टाइम न्यूज। आजमगढ़ जिला के नगवा मैदो में आज धम्म देशना
कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति जनजाति अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भाई डॉक्टर प्रमोद जी हैं। आइए सर जानते हैं इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था। ये तथागत बुद्ध के जो बताए हुए मार्ग हैं, जो मानव कल्याणकारी मार्ग हैं जी, वो उसके संदर्भ में एक धम्म देशना थी। परम पूज्य भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अलीगढ़ में आपका जो बुद्ध विहार है जी, साथ ही साथ आगरा के क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी में और उत्तर भारत में बहुत बड़ा आपका आंदोलन है। जी, आपके मुखार बिंद से जो तथागत बुद्ध का मार्ग है, जो मानव कल्याणकारी मार्ग है, उसको हम सभी लोगों ने सुना धम्म देशना के माध्यम से। और इसमें इस समय ये समझिए कि जिस दौर से समाज गुजर रहा है, जिस दौर से देश गुजर रहा है, जिस दौर से विश्व गुजर रहा है, ऐसे दौर में तथागत बुद्ध के जो मानव कल्याणकारी मार्ग है उसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। और तथागत बुद्ध के मार्ग को बताने के लिए भिक्षुगण ही सबसे उपयुक्त है, इसलिए उनकी धम्म देशना गांव होनी आवश्यक है, जिससे लोग लाभान्वित हो सके और मानव का कल्याण हो सके। जो है इस उद्देश्य से ये धम्म देशना का आयोजन इस गांव में किया गया था। अच्छा सर, इसके साथ जो नामकरण हुआ, इसका समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, नाम का बड़ा महत्व होता है जी, और ये हमारी संस्कृति में रही है कि जिनका नाम अच्छा होता है जी, उनके क्रियाकलाप भी अच्छे होते हैं, जी, और जिनका नाम गलत होता है उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो बौद्धों के संस्कारों में नामकरण संस्कार भी, हालांकि बहुत सारे संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों में नामकरण संस्कार भी एक संस्कार है। जी, हालांकि सब लोग जानते नहीं हैं, लेकिन इसको जानना बड़ा आवश्यक है। और नामकरण बौद्धों में जो नामकरण संस्कार होता है उसमें बौद्ध रीत से त्रिशरण पंचशील करके तथागत बुद्ध, बाबा साहब, सम्राट अशोक को साक्षी मान करके पूरे समाज के समक्ष जो बच्चे हैं उनका नामकरण किया जाता है और उस दिन से वो बच्चे उस नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत उम्दा और अच्छा संस्कार है। सर हमारे भारत में अभी बहुत धर्म का जो विस्तार हो रहा है सही तरीके से अभी नहीं हो रहा है, जो कि भारत में ही से बहुत जो विश्व में फैला है, इसका क्या रीजन है। अब देखिए, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं है बल्कि दो संस्कृतियों का द्वंद्व है, झगड़ा है, जिसमें एक संस्कृत श्रमण संस्कृत है जिसको बौद्ध संस्कृत कहा जाता है, और एक जो है मनुवादी संस्कृत है जिसको ब्राह्मण संस्कृत भी कहा जाता है। तो इस झगड़े में श्रमण संस्कृत बौद्ध संस्कृत का पिछले 1500 सालों में पतन हो गया था। हालांकि उसके पहले भारत बौद्धमय था और इसी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया में यही भारत प्रसिद्ध था। और आप जानते हैं कि इस पूरे भारत में सैकड़ों जो है यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर जो है पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। तो ये भारत बौद्धमय था, लेकिन इस सांस्कृतिक द्वंद्व में बौद्ध लोग जो है पिछड़ गए जो है, और यहाँ ब्राह्मणी संस्कृत जो भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर आधारित है, उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। लेकिन पूरी दुनिया में बुद्ध के जो संदेश हैं, बौद्ध मार्ग जो है फैला। सर जो भारत में न फैलने का मेन कारण ये है कि जो ब्राह्मणी संस्कृत है वो हावी रही, जिसमें वर्ण और जाति है। और पिछले 1500 सालों में यहाँ के जो मूलतः बौद्ध हैं, जो SC ST OBC में बटे हुए हैं, आदिम, जरायम और अस्पृश्य जिनको कहा जाता है, ये सब जो है अपनी मूल संस्कृत को भूल गए हैं। यद्यपि गाहे बगाहे इनको इसका एहसास कराया जाता है कि ये हिंदू नहीं है जिसको ये मानते हैं, जिसको परंपरा में ये ढो रहे हैं, इसको हिंदू संस्कृत के मानने वाले लोग भी एहसास करा देते हैं कि ये हिंदू नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अछूत कौन और कैसे में स्पष्टली बताया है कि ये जो अछूत हैं या जो डिप्रेस्ड हैं ये मूल निवासी बौद्ध हैं, और अभी भी इनको बौद्ध होने के वजह से सबसे निचले क्रम पे रखा गया है, जिनको अछूत कहा जाता है। तो धीरे धीरे अब बाबा साहब की वजह से इस देश में पुनः
बौद्ध धर्म पुनर्जीवित हो रहा है। इस तरीके की देशना और संस्कार सारे चीज़ किए कराए जा रहे हैं। आगे होगा, फैलाव तो होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक मार्ग है, उसको कभी रोका नहीं जा सकता है। दुश्वारियाँ भले आ जाएं। जी। अच्छा सर, जो इसके पहले आप अभी बोले यहाँ नगवा मैदो में जो बौद्ध धर्म के कुछ अवशेष मिले हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मैं फिर पुनः आपको बता दूं कि भारत में नाग वंश एक बड़ा वंश रहा है। इतिहास में उसका बहुत प्रमाणिक साक्ष्य है, और नागवंशी लोग बौद्ध होते थे। जी। हमारे गांव का नाम नगवा मैदो है, जी। और इसके बगल में 2 और गांव हैं, जिसमें एक नगवा बेनी और नगवा बहाउद्दीनपुर है। और इन तीनों गांव के बीच में एक जगह है जो विरासत के रूप में आज भी विद्यमान है। अगर उसकी खुदाई किया जाए तो बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे। जिस तरीके से इस पूरे उत्तर भारत में, खास करके पूर्वांचल जो यूपी का है, इसमें बौद्धों का बड़ा समृद्ध एरिया रहा है अपने समय में। चाहे सारनाथ हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे आप श्रावस्ती ले लीजिए, इधर इलाहाबाद के तरफ कौशाम्बी ले लीजिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो इन्हीं सबों में जो है एक ये भी क्षेत्र रहा है, और इसमें जो है नगवा मैदो का जो खंडहर है वो बौद्धों का खंडहर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि अभी उपेक्षा का शिकार है, इसलिए ये पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो भी साक्ष्य यहाँ मिलते हैं वो सब सारनाथ, कुशीनगर या श्रावस्ती के म्यूजियम में जो चीज़ें रखी गई उससे मेल खाती हैं। धन्यवाद सर, बात करने के लिए।